इन लास्ट 20, 30, 40 ईयर्स पूरे वर्ल्ड की ग्रोथ हुई बहुत ज़्यादा, क्योंकि एवरीबडी स्टार्टेड सीइंग वर्ल्ड ट्रेड, या कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने सब ट्रेड्स इजी कर दिए, हर पूरी दुनिया एक साथ एक दूसरे के साथ ट्रेड करती है, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एंड इस टाइप के जब भी फिनोमिनाज होते हैं, 2-3 सुपर पावर्स जो होते हैं वो मैरी कर लेते हैं एक दूसरे से, कि देखो तुम ये बनाते हो, तुम ये देते जाओ, हम ये करते हैं, हम ये देते जाएंगे। सो दे आर टेक्निकली इन मैरिज। अभी वर्ल्ड में यूएस और चाइना की मैरिज है, लुक्स लाइक कि वो मैरिज इज कमिंग टू एन एंड, राइट? दे आर नाउ गेटिंग अ डिवोर्स. They were in a fling, I would say. They were in a fling. So US and China now economic decoupling हो रही है इनकी, जहाँ पर दोनों बोल रहे हैं, like economic decoupling in a simple word if I want to explain, it's like दो लोग साथ में रहते थे, उनका एक ही बैंक अकाउंट, एक ही कार वो यूज़ कर रहे हैं, एक ही घर यूज़ कर रहे हैं, सब अपने पैसे इकट्ठा कर रहे हैं ताकि साथ में वो प्रॉस्पेरस होते जाएं. अब दोनों बोल रहे नहीं नहीं, मेरी कार अलग, तेरी कार अलग, मेरा घर अलग, तेरा घर अलग, एंड दे आर सेपरेटिंग. So that's happening with US and China. Do you think world will thrive here? क्योंकि we see basic 3 जगह decoupling जो बहुत strong हो रही है. One is supply chain decoupling, जहाँ पे US बोल रहा है कि भाई सब मैं चाइना से नहीं खरीदूंगा, मैं खुद का खुद भी बनाऊंगा. Correct. मैं अपना सब चाइना के हाथ में नहीं देने वाला, राइट? तो मैं सब चीज़ें जो आज चाइना से फैक्ट्री में बनवाता था वो छोड़ के, मैं चाइना से छोड़ के मैं इंडिया भी एक्सप्लोर करूंगा, वियतनाम भी करूंगा, खुद की कंट्री में भी बनाऊंगा. करेक्ट. सो दैट्स वन थिंग दे डिवाइडेड. सेकंड, टेक्नोलॉजिकली दे आर डीकपलिंग, जहाँ पे चाइना बोल रहा है कि तुमसे क्या, तुम चिप्स देते हो हमसे 25% एक्स्ट्रा में, अब फ्यूचर में नहीं चलेगा. हम खुद का सिस्टम बनाएंगे जहाँ पर तुम्हारी टेक्नोलॉजी पे हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम खुद की टेक्नोलॉजी. एंड देन द फाइनेंस, जिसमें हमने इतनी बड़ी बात करी, वेयर सब साथ में मिलके सोचते थे कि सबका विकास तभी है जब हम डॉलर यूज़ करेंगे. नाउ यूएस एंड चाइना इज लाइक यूएस, चाइना बोल रहा है मेरी चलेगी, यूएस बोल रहा है मेरी चलेगी. सो हर चीज़ पे दे आर सेपरेटिंग एंड द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. डू यू थिंक ये अच्छा तरीका है टू मूव फॉरवर्ड? आई थिंक दिस विल कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड अनलेस एंड अनटिल हम लोग वापस फिगर आउट कर लेते हु इज द नेक्स्ट यूएस. इज इट यूएस इटसेल्फ और इट इज समबडी एल्स? मैं एक फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरह आपको समझाता हूँ. ये थोड़ा व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, पर इफ यू डोंट अंडरस्टैंड प्लीज आस्क. सी, वर्ल्ड 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है जब तक उनको वापस यूएस जैसा लीडर नहीं मिल जाता. अभी या तो ये लीडर यूएस ही होगा या ये कोई और होगा, वो पता नहीं है, पर प्रॉबेबली अगले 5 सालों में या 10 सालों में क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ. 2 चैलेंजेस क्या है. चैलेंज नंबर 1, यूएस का डेट कोई खरीदना नहीं चाहता. क्यों नहीं खरीदना चाहता? क्योंकि आप यूएस का डेट खरीदोगे का मतलब है कि आपने वापस ट्रेजरी में डॉलर ले लिया है, और डॉलर से तो वो भागना चाहते हैं. तो यूएस के पास ऑलरेडी बहुत डेट है, कोई खरीदना नहीं चाहता उसका नया डेट. वो क्यों खराब है? क्योंकि दैट सिग्नल्स के डॉलर इज नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट. और अब मान लीजिए आपने 1 साल के बॉन्ड में पैसा लगाया था, तो 1 साल के एंड पे आप खड़े हो जाओगे, ला पैसा वापस दे. तो वो पैसा वापस कैसे देता है? वो नया डेट लेके आपको पैसा दे देता है. अब अगर नया डेट उसको कोई देगा ही नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा? तो उसको वापस प्रिंट करना पड़ेगा, छापेगा, इन्फ्लेशन होगा. तो ये यूएस का प्रॉब्लम है. चाइना आप देखिए क्या कर रहा है. तो चाइना गोल्ड लेड मॉनेटरी पॉलिसी पे चला गया. उसको डॉलर से बाहर निकलना है. युआन वो खुद नहीं चाहता कि रिजर्व करेंसी बने, तो बचा क्या? गोल्ड. इसीलिए वो यूक्रेन रशिया वाले वॉर से गोल्ड खरीदे जा रहा है. अब इन दोनों की प्रॉब्लम्स क्या है? इसकी प्रॉब्लम है इसका कोई डेट नहीं ले रहा है. इसकी प्रॉब्लम है कि इसने गोल्ड बेस्ड इकोनॉमी बना दी, तो गोल्ड में ट्रांजैक्ट कैसे करेगा? आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ. गोल्ड में ये ट्रांजैक्ट कैसे करेगा? विच मीन्स किसी ने एक्सपोर्ट कर दिया चाइना को, चाइना ने उसको युआन दे दिया, क्योंकि डॉलर तो देना नहीं है. अब ये बंदा बोलेगा बॉस मैं युआन का क्या करूं? युआन से तो ट्रेड नहीं होता है, कहीं भी कुछ नहीं मिलता वर्ल्ड में. तो चाइना क्या कर रहा है? चाइना ने ऑलरेडी चाइना में तो स्टार्ट कर दिया, और ऐसी दूसरी 5 लोकेशंस पे कर रहा है. वो फिजिकल गोल्ड एक्सचेंजेस बना रहा है कि आपने अगर मेरे साथ ट्रेड करके युआन ले लिया मेरे से, किसी भी पॉइंट पे आपको
ऐसा लगे कि इस युआन का कोई वर्थ नहीं है या आपके लिए युआन वैल्यूएबल नहीं है, तो आप उसको युआन देकर गोल्ड में एक्सचेंज कर लीजिए, फिजिकल गोल्ड। तो चाइना गोल्ड बेस मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करने जा रहा है जब तक एक रिजर्व करेंसी एस्टेब्लिश नहीं हो जाती। इंडिया, रशिया सब उसे फॉलो कर रहे हैं। ओके, चाइना, यूएस क्या कर रहा है? यूएस डॉलर तो कोई लेगा नहीं, और डॉलर कोई लेगा नहीं अगर, तो डेट का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। तो यूएस और टू अ सर्टेन एक्सटेंट मैं आपको ये समझा पाऊंगा, उसके बियॉन्ड मैं आपको शायद समझा भी नहीं पाऊंगा। तो यूएस क्या कर रहा है ना, यूएस स्टेबल कॉइन लेड इकोनॉमी पे जा रहा है। अब स्टेबल कॉइन क्या है? स्टेबल कॉइन कुछ नहीं है। स्टेबल कॉइन का मतलब है यूएस इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहता है। तो यूएस बोलेगा कि अब से मैं आपको माल सप्लाई करूंगा। तो यूएस ने मान लो इंडिया को माल सप्लाई किया, इंडिया को पेमेंट करना है, तो इंडिया ने तो पेमेंट कर दिया। ओके, अब द अदर वे राउंड, जो चाइना के केस में हम डिस्कस कर रहे थे, यूएस ने कुछ भी खरीदा आपसे, तो यूएस आपको एक स्टेबल कॉइन दे देगा। स्टेबल कॉइन कुछ नहीं, डिजिटल करेंसी है। आपके मोबाइल पे स्टेबल कॉइन आ जाएगा। पर एक स्टेबल कॉइन की वैल्यू मान लो $1 है। इट इज बैक्ड बाय द डॉलर, बट इट इज डिजिटल करेंसी। ओके, व्हाट विल हैपन इज, व्हाट प्रॉब्लम्स इज इट सॉल्विंग, कि आप मेरे साथ ट्रेड करोगे, आपको डॉलर नहीं चाहिए, मैं कहाँ डॉलर दे रहा हूँ, मैं तो आपको स्टेबल कॉइन दे रहा हूँ। पीछे डॉलर ही रहेगा, यूएसडी, पर मैं आपको स्टेबल कॉइन दे रहा हूँ। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, वो सॉल्व कर रहा है। आज यूएस को पता ही नहीं है कि उसका डॉलर कहाँ है। सपोज उसने $38.5 ट्रिलियन प्रिंट किया है, किसके पास है, कितना है, ही डज नॉट नो, बिकॉज ही कांट ट्रैक द डॉलर। स्टेबल कॉइन तो डिजिटल करेंसी है, he'll be able to track very easily, right? Now imagine a situation. आज क्या हो रहा है, आज जो मैंने आपको यूरोपियन यूनियन वाला, यूरोप वाला कहा ना कि, सॉरी, मैंने आपको रशिया वाला कहा कि $420 बिलियन का रिजर्व्स था, राइट? वो एक्चुअली यूरोपियन यूनियन के पास पड़ा हुआ है पैसा, पर ट्रंप ने बोला तो यूरोपियन यूनियन ने उसको सैंक्शन कर दिया वो पैसे को। व्हाट इफ टुमारो ट्रंप टेल्स यूरोपियन यूनियन कि इसका पैसा सैंक्शन कर दो, और यूरोपियन यूनियन बोलेगा नहीं करने का? आज वो पावर यूएस के पास नहीं है, बट व्हाट इफ इट्स अ डिजिटल करेंसी? तो ट्रंप को यूरोपियन यूनियन के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही $420 बिलियन सैंक्शन कर देगा, वहीं से लॉक कर देगा। दैट इज व्हाट ट्रंप इज और द यूएस इज ट्राइंग टू डू, कि जैसे ही स्टेबल कॉइन मार्केट में जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप स्टेबल कॉइन खरीदोगे तो आप तो उसका डेट ही खरीद रहे हो। सेकेंड, उसको पता है किसके पास है, और उसके पास पावर है उसको ब्लॉक करने का। दिस इज इवॉल्विंग। $200 बिलियन का ट्रेड ऑलरेडी हो चुका है, या 200 बिलियन वर्थ ऑफ स्टेबल कॉइन्स वो ऑलरेडी मार्केट में पंप कर चुका है। द डे दिस रीचेस सम ट्रिलियन, you will actually start hearing people talk about it. कि maybe then the petroleum will be backed by stable coin. So now you have China जो gold based monetary policy चलाएगा, and you have US जो stable coin led monetary policy चलाएगा। ये चलता रहेगा जब तक आपके पास एक prominent leader वापस नहीं आ जाता। So they both will survive in their own ecosystem based on the resources they control. Yes. Interesting. Where does India stand in all of this? See, India does not have a very large lever, if I may use that word. कोई हमारे पास leverage नहीं है strong. कोई leverage नहीं है strong अपने पास। मैं बहुत सारा इंटरनेट पे चैटर सुनते रहता हूँ कि आप डिजिटल कंजम्पशन पे टैरिफ लगा दो। इसका मतलब आप मेटा, ट्विटर या एक्स और एआई, इन सब पे टैरिफ लगाना चालू करो। वो जो हमारे पास कोई लेवरेज नहीं है। लुक, इंडिया इज अ सर्विस इकोनॉमी। आज हम आईटी कंपनीज में क्या कर रहे हैं, हम तो उनको बोल रहे हैं ना, यूएस को, कि आपकी बैंक्स को जो भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, सर्विस सपोर्ट चाहिए, वो आप इन्फोसिस, टीसीएस को दे दो, हम आपके लिए सस्ते में कर लेंगे।
तो हम तो सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि लीडरशिप हैज बीन एक्सट्रीमली स्ट्रांग. इतने सारे जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स में आज कोई क्वेश्चन कर रहा है कि मोदी क्यों इतनी सारी ग्लोबल ट्रिप्स लगा रहा था और उसका कितना खर्चा हो रहा है? क्योंकि आज लोगों को समझ रहा है कि उस फ्रेंडशिप्स या उस जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथ जो उसने बनाई उसका क्या फायदा हो रहा है. True. Right? So, because our leadership is very strong, now take a step back of why manufacture in India. ये जो कैंपेन्स चल रहे थे ना, मैन्युफैक्चर इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, इज बिकॉज दिस वॉज वेरी क्लियरली विजिबल टू आवर लीडरशिप कि प्रॉब्लम्स क्या चल रही है. तो आप सिर्फ सर्विसेज पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे. इंडिया ऑलरेडी 10 nm माइक्रोचिप्स या 9 nm माइक्रोचिप्स सेमीकंडक्टर पे ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर चुका है. Of course, the Taiwan the size world, is very big. हाँ. the Taiwan is at 2-3 nm. अपने को टाइम लगेगा वहां पर पहुंचने में, राइट? पर हम स्टार्ट कर चुके हैं. अगर आप सिर्फ एक कंजम्पशन लेड इकोनॉमी या सर्विसेज लेड इकोनॉमी पे रहोगे तो आपके पास जैसे पहले कोई लेवर नहीं था, आपके पास लेवर ही नहीं होगा. आज आपका लेवर सिर्फ एक है कि आप एक बहुत बड़ी कंज्यूमर इकोनॉमी हो. हाँ, कि आप इंटरनेट खुद ही बनाते हो, खुद ही कंज्यूम कर लेते हो. करेक्ट. और बाहर से भी लोग आपके पास आते हैं कंज्यूम करने के लिए. अब इमेजिन करो एआई जो इतना बड़ा बन गया है. आप सोचोगे कि ये एआई पूरा इतना बड़ा बना यूएस की वजह से. एक्चुअली नॉट. एआई को बड़ा बनने के लिए या एआई को बेटर बनने के लिए डेटा चाहिए, यूजर बेस चाहिए, सर्च वॉल्यूम्स चाहिए. वो सब इंडिया से मिला है उनको. ट्रेनर्स चाहिए जो ट्रेन करेंगे एलएलएम्स को. करेक्ट. वो सब इंडिया से मिला है. वी आर द लार्जेस्ट यूजर्स ऑफ एआई इन द वर्ल्ड. तो सो वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ लेवर बिकॉज हम लोग सर्विस उसमें है, राइट? वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, which means हमारा consumption can be very great. But we don't have money. So that population makes no sense until we have rich population. So अब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करोगे, आप एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करोगे या उस मैन्युफैक्चर से आपका लोकल कंजम्पशन होगा तो आई थिंक विल बी एबल टू डू गुड जॉब. बट आई डोंट नो कितने लोगों को पता है एंड यू विल बी सरप्राइज्ड वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. वी आर बिगर देन जापान. Yeah. Which is not a small fleet. We're going to be 3rd very soon. Correct? In few years. तो of course हाँ, the biggest problem is कि number 1, number 2 इतने आगे है कि हमको हमारा इकोनॉमी बहुत छोटा लग रहा है. हमारी हमारा स्ट्रेंथ आज है यंग पॉपुलेशन का. हमको 20 साल बाद वो स्ट्रेंथ नहीं रहेगा. वही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी. एब्सोल्युटली. जो आप देख रहे हो जापान में, चाइना में, तो चाइनीज स्टॉक मार्केट्स इसीलिए नहीं चल रहे थे क्योंकि सालों से चाइनीज पॉलिसीज इस तरीके से बन रही थी कि वो कंट्रोल कर पाए कि चल क्या रहा है. क्योंकि चाइना ने आफ्टर अ पॉइंट, क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ पर बहुत बढ़ गया था, तो चाइना ने आफ्टर अ पॉइंट पॉलिसीज निकालनी चालू कर दी थी कि आप 1 बच्चे से ज़्यादा नहीं कर सकते, 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं कर सकते, 3 बच्चे से ज़्यादा नहीं कर सकते. दैट बिकेम काउंटर प्रोडक्टिव. अब उनके पास लोग ही नहीं थे काम करने के लिए और चीज़ें इतनी महंगी हो गई वहाँ पर मेडिकल में, एजुकेशन में, कि उनको ये तो लोग भी ज़्यादा बच्चे नहीं कर रहे थे क्योंकि अफोर्डेबिलिटी नहीं थी. उनको पूरा ये रिवर्स करना पड़ा. तो आज मुझे ऐसा लग रहा है इंडिया की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है यंग पॉपुलेशन, कंजम्पशन पॉसिबिलिटीज एंड फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.